नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र से आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस प्रश्न पत्र को हम पूरा हल के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र में अपना अनुक्रमांक लिखना है। इसके बाद नाम 901, यह कक्षा 10 का हिंदी का विषय कोड है 901। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12। प्रश्न पत्र में कुल 12 पेज हैं। 806 AB यह प्रश्न पत्र का संकेतांक है। वर्ष 2024, विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, इन्हें जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। तीसरा, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। जैसा कि आपको पता है, प्रश्न पत्र 2 खंड में अ और ब, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में गोला करके देना है। चौथा निर्देश, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसका उत्तर उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना है। पांचवा, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए देखते हैं। खंड अ में दोस्तों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस तरह खंड अ कुल 20 अंक का है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछता है, अतीत के चलचित्र कृति के रचनाकार हैं। अतीत के चलचित्र, तो दोस्तों इसका उत्तर डी होगा, महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न कहता है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के रचयिता हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तो दोस्तों यह नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, हिंदी की प्रथम कहानी है। इनमें से कौन सी रचना हिंदी की प्रथम कहानी है? तो दोस्तों विकल्प डी, इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। प्रश्न चौथा कहता है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा, तो दोस्तों यह आत्मकथा नहीं है, यह उपन्यास विधा की रचना है। नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, विधा उपन्यास है। पांचवा प्रश्न, रेती के फूल कृति के रचयिता हैं। रेती के फूल, तो दोस्तों रेती के फूल यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। प्रश्न 6, निम्न में से छायावादी महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना छायावादी महाकाव्य है? तो जो विकल्प सी है, कामायनी, यह जयशंकर प्रसाद की छायावादी महाकाव्य है। प्रश्न 7, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी, तो दोस्तों महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। प्रश्न 8, कानन कुसुम काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। कानन कुसुम, तो दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कानन कुसुम। प्रश्न 9, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? रीति सिद्ध, तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी हैं। प्रश्न 10, अनामिका कृति के रचनाकार कौन हैं? अनामिका, तो दोस्तों अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसके बाद प्रश्न 11, रस के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विकल्प भी सही है। प्रश्न 12, उधव जोग जोग हम नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर जोग जोग एक ही शब्द 2 बार आया है, किंतु यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। इसका पहले अर्थ जान लेंगे। उधव जोग जोग हम नाही,
इस योग का अर्थ है योग और इस योग का अर्थ है योग्य। एक का अर्थ है योग का अर्थ है योग और दूसरा योग का अर्थ है योग्य। यानी गोपियाँ कहती उद्धव हम योग के योग्य नहीं हैं। तो देखिए एक ही शब्द दो बार आया लेकिन अर्थ बदल गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। प्रश्न 13, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों रोला सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 14 पूछता है अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अनुरूप, तो दोस्तों मूल शब्द है रूप और इसमें अनुपसर्ग लगकर अनुरूप हुआ है, तो विकल्प डी सही है। 15 नंबर, स्वामित्व शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों मूल शब्द है स्वामी, मूल शब्द स्वामी और इसमें त्व प्रत्यय लगने से स्वामित्व हो गया है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। 16 नंबर पूछता है रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो सबसे पहले हम समास विग्रह करेंगे। रामकृष्ण का समास विग्रह होगा राम और कृष्ण। तो जहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे हों, दोनों के बीच योजक चिन्ह है, रामकृष्ण का समास विग्रह करने पर राम और कृष्ण होगा, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो यह द्वंद्व समास है, रामकृष्ण समास विग्रह होगा राम और कृष्ण। कपड़ा का तत्सम रूप होगा, तो दोस्तों कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट, याद रखिए। प्रश्न 18, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा संधि है? प्रतिधन अक्ष, तो ई के बाद दोस्तों भिन्न स्वर आ गया है तो ई य में बदल गया है, तो हो गया प्रत्यक्ष, तो यह आपका यड़ संधि होता है। प्रश्न 19, फलानाम शब्द का विभक्ति एवं वचन है? तो दोस्तों फलानाम फल शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद हस्तु धातु का पुरुष एवं वचन होगा, हस्तु हस्ताम हसंतु, तो दोस्तों यह प्रथम पुरुष एक वचन है, हस्तु प्रथम पुरुष एक वचन। तो यह 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं, 3 प्रश्न है, 3 दूना 6 अंक का यह प्रश्न है कुल। तो गद्यांश है, इस पर आधारित 3 प्रश्न। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों जहाँ पर ईर्ष्या शब्द दिख जाए आपको तो आप जान जाइएगा ईर्ष्या ईर्ष्यालु ऐसे शब्द, और निंदा शब्द निंदक शब्द। यह पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। तो पहला का उत्तर हो गया दोस्तों, 2 नंबर मिलेगा आपको। इसके बाद दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। जब दूसरा का उत्तर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखेंगे इसी रेखांकित अंश को थोड़ा घुमा फिरा कर लिखेंगे। जैसे ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, तो आप लिखेंगे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या और निंदा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है, और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जिसके अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है, वह व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी बन जाता है, क्योंकि जहाँ इसकी माँ ईर्ष्या रहती है वहाँ पर इसकी बड़ी बेटी निंदा भी साथ होती है। ऐसे लिख देंगे तो आपको बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। इसका देखिए कोई निश्चित उत्तर नहीं होता, बच्चों को अपने बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके लिखना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए बस इसी को पढ़ेंगे और थोड़ा घुमा फिरा कर अपने शब्दों में इसी बात को लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा, बिल्कुल कोई नहीं काटेगा। तीसरा क्या कहता है?
ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? तीसरा प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है, इसका उत्तर इसी में मिलेगा। दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो आप लिखेंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है ताकि वह ऐसे लिखिए कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा दूसरों को समाज की नज़र में गिराने के लिए करता है और सोचता है कि वह निंदा करके दूसरों को गिरा देगा और उसके स्थान पर वह सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। अब दोस्तों अथवा करके है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यहाँ ज्वर छूट गया है, प्रिंट मिसप्रिंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जहाँ संघ, बात, मित्रता, जहाँ पर संघ की बात आए, मित्रता की बात आए, दोस्त की बात आए, वहाँ आप समझ जाएंगे कि कौन सा पाठ है, मित्रता। और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका संदर्भ हो गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा प्रश्न कहता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो आप दूसरा का उत्तर लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि यदि कोई युवा पुरुष गलत संगति में पड़ जाए तो वह गलत संगति उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है जो उसे दिन प्रतिदिन बुराई के दलदल में गिराती जाती है और फिर व्यक्ति चाहकर भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह थोड़ा सा चेंज करके हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको भी कर देना है। कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है? तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका उत्तर है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। तो इसमें आप लिखेंगे, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर बड़ा भयंकर पड़ता है। कुसंग हमारे आदर्श और अच्छी आदतों का ही सिर्फ नाश नहीं करता बल्कि यह हमारे बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है और हमारे अंदर सही गलत सोचने की क्षमता नहीं रह जाती है। अब दोस्तों दूसरा देखिए प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धूरी भरे अतिशोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सोले यो माखन रोटी। तो देखिए यहाँ पद्यांश है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न का आपको उत्तर देना है। 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न 2-2 अंक का, ये भी प्रश्न 6 अंक का है। तो यहाँ पद्यांश था। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको याद आया होगा कि यह पद्यांश कहाँ से है। यह, एक सेकेंड दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ से तो देखिए यहाँ पद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये सवये से है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम सवये और कवि का नाम रसखान है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह रेखांकित अंश है तो इसकी व्याख्या मैं करके बता दे रहा हूँ कि धूल से सने हुए श्री कृष्ण बहुत ही शोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर सी चोटी बंधी हुई है। वह खेलते खाते अपने आंगन में फिर रहे हैं। उनके पाँव में पायल बज रही है और वह पीले रंग की लंगोट पहने हुए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। पद्यांश में किसे भाग्यशाली कहा गया है? तो देखिए, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। काग मतलब कौवा, काग के भाग बड़े। तो पद्यांश में कृष्ण के हाथों से
माखन रोटी छीनकर भागने वाले कौवा को भाग्यशाली कहा गया है। अब दोस्तों अथवा करके है, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो चींटी, चींटी से आप समझ गए शीर्षक का नाम क्या है, चींटी, और कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम चींटी व कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। पहला का उत्तर मिल गया। दूसरा का देखिए, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। पंत जी कहते हैं, क्या आपने कभी चींटी को देखा है, उसके जीवन को देखा है। भूरे बालों की सी कतरन, चींटी का शरीर भूरे बालों के कतरे के समान होता है। छिपा नहीं उसका छोटापन, चींटी का छोटापन, उसके शरीर का छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, चींटी फिर भी पूरे पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करती है, घूमती फिरती टहलती है। अब चींटी का जीवन कैसा होता है, तो देखिए यहाँ श्रम में तन्मय वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। चींटी ऐसे लिखेंगे आप, उस उत्तर प्रश्न पूछ रहा है चींटी का जीवन कैसा होता है, तो आप लिखेंगे चींटी श्रमजीवी है, वह मेहनत करके अपने जीवन का निर्वाह करती है, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, उसका जीवन कभी न बुझने वाली चिंगारी के समान है। यानी चींटी पूरे जीवन परिश्रम करती है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। तो एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया सच केन्द्रस्थलमस्ति इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकोरत्, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां करितः। तो इसका संदर्भ याद आ गया दोस्तों, कौन सा पाठ है, वाराणसी। तो आप लिखेंगे संदर्भ ऐसे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम वाराणसी है, 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहाँ की संस्कृत साहित्य का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासी को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि इसके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अथवा करके है दोस्तों, भारतीय संस्कृति तो सर्वसाम मतवलाम्बिना संगम स्थली काले काले विविधा विचारः, भारतीय संस्कृति तो समाहितः ऐसा संस्कृति समासकी संस्कृति है, यस्या विकासे विविधनाम जनानाम संप्रदायानाम विश्वासना च योगदान दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, सर्वे अपि वयम् एकस्य संस्कृते समापुष्कः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः, यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्यः। तो दोस्तों संदर्भ आपको याद आया, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। तो लिखेंगे आप, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है, समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। यह संस्कृति समानता की संस्कृति है, इसके विकास में विभिन्न जातियों संप्रदायों के विश्वास और योगदान दिखाई देते हैं। इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है, हम सब एक ही संस्कृति के उपासक और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। जैसे भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अब दोस्तों चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चौथा में आपका संस्कृत पद्यांश दिया है, इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक हिंदी अनुवाद, ये भी प्रश्न 5 अंक का। तो देखिए, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम
भास्वानु उद्देश्यति हस्यति पंकजालिः इत्थम विचंत्यति कोशगति द्विरफे हा हंत हंत नलिनी गज उजाड़। तो देखिए दोस्तों, यह किससे है? पाठ का नाम याद आया? अन्योक्ति विलासः। तो लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित है। यह आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा सोच रहा था, कोस गति द्विरफे, कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा सोच रहा था कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा और कमल खिल जाएगी। भौरा ही सोच रहा था, अचानक हाथी ने कमल को उखाड़ दिया। दूसरा अर्थ इसका कि मनुष्य भी सोचता है कि हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, किंतु अचानक काल के धक्के से उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अथवा करके है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह किससे है दोस्तों? यह आपका भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से है। तो लिखेंगे इसका संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5 आता है। यह खंड काव्य से संबंधित प्रश्न है। हर जिले का अपना अलग अलग पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य है। सबको अपने जिले के अनुसार खंड काव्य पढ़ना है। तो हमारे जिले का खंड काव्य ज्योति जवाहर है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर उसी को मैं उपस्थित किया हूँ, प्रस्तुत किया हूँ। लेकिन आपका जो भी खंड काव्य है उसमें से यह एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा? जैसे देखिए, अथवा करके 2 देगा। जैसे एक दिया है मेरा, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर बताइए कि कलिंग के युद्ध का अशोक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप स्कूल से पता कर लीजिएगा, टीचर से, आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है, तो उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। यह आपको 100% देखने को मिलेगा। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब प्रश्न 6 देखिए। 6 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, जिसका भी आपको याद है किसी एक का लिख देंगे। फिर छठा के ख में क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। क में लेखक का और ख में कवि का जीवन परिचय और रचना लिखना है। जैसे महादेवी वर्मा, तुलसीदास, बिहारी, इन तीनों कवियों में से जो याद होगा किसी एक का जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा। अब प्रश्न 7 कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो मरलम मंगलम यत्र विभूति सच विभूषणम कौपीनम यत्र कौश्यम सा काशी के नोपमायते। यह श्लोक नहीं आया था तो इसको लिख सकते हैं। वाराणसी पाठ से श्लोक है, तो एक श्लोक भी लिखना है जिसके लिए 2 अंक है। तो कम से कम 3 याद करिएगा आप, तब जाकर लिख पाएंगे। क्योंकि पता लगे आप 2 याद रखे हैं और जो याद है वही पेपर में आ गया, तब तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए 3 श्लोक याद कर लीजिएगा। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1 अंक का 2 उत्तर देना है। 2 अंक का प्रश्न है, ज्ञानम कुत्र संभवति। तो दोस्तों ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। विद्या केन वर्धते, विद्या कैसी बढ़ती है। तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना कल्याणकारी होता है। तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम यानी वाराणसी में, मरणम मंगलम भवति, मृत्यु कल्याणकारी होता है। प्रश्न 9 दोस्तों, पत्र लेखन। इस बार यह नया चीज शामिल किया गया है सिलेबस में कि जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए अथवा नगर की साफ सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखिए। पत्र लेखन 4 अंक का आएगा। दोनों में से किसी एक विषय पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। जैसे भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, बेरोजगारी की समस्या और समाधान,
जनसंख्या नियंत्रण। अपनी रुचि सुविधा अनुसार आप किसी एक विषय पर निबंध लिख देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस पेपर से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।